अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ एक ही टॉपिक है जो MOU अमेरिका और ईरान के दरमियान तय हुआ है, उस पर जो साइन भी हो चुके हैं, जिसमें बतौर सालत हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी साइन कर चुके, इलेक्ट्रॉनिक साइन हुए हैं। सदर ट्रंप ने भी कर दिया है और इसी तरह जो ईरान के सदर हैं उन्होंने भी कर दिए हैं। तो ये जो मुफाहमती याददाश्त है जो कि 60 दिन के लिए है, इसके 14 पॉइंट हैं टोटल, जिसमें सबसे जो पहला है उसमें मुकम्मल जो है जंग बंदी है, और दूसरा जो उसमें पॉइंट आता है उसमें ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो है ना वो ब्लॉकेज वो ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे जो नेवल ब्लॉकेज की है अमेरिका ने, वो अपनी फ़ौजें वापस ले जाएंगे उसको। बिल्कुल 28 फरवरी से पहले वाली जो उसका स्टेटस होगा उसको रेस्टोर किया जाएगा। इसी तरह उसमें यह है कि जो उस पर सेंक्शन है उसमें चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी हैं ईरान पर, उनको भी अपलिफ्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये है कि जो कैदी हैं, जो प्रिजनर वार प्रिजनर है, उनको रिलीज़ किया जाएगा या एक्सचेंज किया जाएगा। इसी तरह तीसरा ये है कि लेबनान के अंदर जो इसराइल वहाँ पे अपनी फ़ौजें उतारे हुए है और जंग वहाँ पे शुरू हुआ, उसको भी अपनी फ़ौजें जो वापस ले जानी पड़ेंगी। और इसी तरह वो इसमें यह भी मौजूद है इस मुफाहमती याददाश्त में कि एक ऐसा मेकनिज़म बनाया जाएगा जो इसको जो है ना, जो इसके पॉइंट उस पर मुकम्मल अमल दरमद कराया जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका जो पोजेसन का जो इशू है उसमें इसमें यह भी एक पॉइंट है कि वो जो भी उसको क्लेम करते हैं, जैसे ईरान है, ओमान है या दूसरे जो कोई मुल्क है, वो मिलकर जो इस पर नेगोशिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम के टॉपिक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराता चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया इफ्तिखार अली बुखारी साहब, आप एक सीनियर तजिया कार भी हैं, काल नवीस हैं, और साथ ही मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब इलियास मजीद शेख साहब। आपका ताल्लुक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है, आप साहब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार भी रहे हैं। और मुझे टेलीफोन लाइन पर माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर फ़ायज़ा बुखारी साहबा ज्वाइन करेंगी। तो इस तरह सबसे पहले मैं फ़ायज़ा बुखारी साहबा के पास जाऊंगा। फ़ायज़ा बुखारी साहबा, आप मुझे ये बताएं कि ये तो तीनों वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जा रहे थे, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी और JD वैंस और ईरानी सदर, वहाँ पे एक सिग्नेटरी एक सरमनी होनी थी, वो क्यों मुलतवी हो गई है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और इससे पहले कि हम अपने सवाल की तरफ आए, मेरे ख्याल से आज सफारती लेवल पे अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को जिस कामयाबी से हमकिनार किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो सालसी का किरदार अदा करने वाला होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया है, और जिस तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके साथ हमारी हुकूमत की जो काविशें रही हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सब जो है इस वक्त काबिल तारीफ़ भी हैं। और आज पाकिस्तानी कौम इस बात पे फ़ख्र महसूस कर रही है कि एटलीस्ट अगर बाकी जगहों पर बहुत सारी चीज़ों में अगर कमी कोताहियाँ हैं, तो एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कल नरेंद्र मोदी के साथ जो एक वाक़या पेश आया, फिर उसके बाद जो हमने पूरे वाक़या और सूरत हाल सारी सिचुएशन में देखा है, अल्लाह ताला ने हमें जिस कामयाबी से हमकिनार किया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जाने से बच गई है, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत खुशाइन है। और स्पेशली क्रेडिट आपको भी जाता है, आपके चैनल को भी जाता है कि जिस तरह से एक मुस्बत तरीके से सहाफ़त का किरदार अदा किया गया है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आप ही के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से सिर्फ एक और बात ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, कि मैंने देखा है कि जो सवाल अभी आपने पूछा है, इस सवाल को लेकर बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे दरमियान में जो बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर भी रहे हैं। एटलीस्ट हमें ये बात अब इस मौके पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वो उस लेवल पे सुरखरू किया है जो शायद हमारा दुश्मन कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोच सकता था। बुखारी साहबा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जो रोल है, स्पेशली जो सफारतकारी में, वो एक प्रेसिडेंट है, वो हिस्ट्री में महफूज है और रहेगा। मगर हम हकायक जानना चाहते हैं। आप जैसे जो मंजे हुए सहाफ़ी हैं,
जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट किया, और सबसे बड़ी बात जितना पॉजिटिवली हमने इस चीज़ को प्ले किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही हसास नौयत का एक मामला था और बड़ा गैर मामूली किस्म का ये एक वाक़या था कि जिसके ऊपर हमारी कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात जो है वो बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर सकती थी, जहाँ पर हमारा दुश्मन हाइब्रिड वॉर के जरिए हम पे नज़र रख के बैठा हुआ है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी भूख चूक हो कि जैसे वो, आपको पता आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, 6th जनरेशन वॉर यही है, हाइब्रिड वॉर यही है। तो इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह से आप सब लोगों ने मिलकर एक किरदार अदा किया है वो सब काबिल तारीफ़ भी है और इसमें आप सब लोगों का क्रेडिट भी है। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड का दौरा जो है वो अचानक मनसूख क्यों हुआ है। पहली जो खबरें थी, इतलात यही थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो जाएंगे और इसमें लाजमन शिरकत करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब कुछ मिली जुली खबरें भी सामने नज़र आ रही हैं जिसमें बहुत सी अवामिल जो हैं वो हैं शामिल हैं। फ़ायज़ा हम आपसे सिर्फ हक़ाइक़ जानना चाहते हैं, आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, छोड़ दें उनको। जी, मैं नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर हमें एक ऑडियंस देख रही है, सुन रही है, और अगर हमें अपने अपने तरीके से एक रोल अल्लाह ताला ने अदा करने का मौका दिया है तो उसमें एक पॉजिटिव बात करना और लोगों को हक़ाइक़ बताना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक की जो इत्तलात मौसूल हो रही है इसके मुताबिक तो यही है, जो वहाँ से कुछ उनके अपने ऑफिस से भी खबरें हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं, जहाँ से यही खबरें सामने आ रही हैं कि जी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं कि जिनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान में ही रह के MOU पे साइन करना पड़ा है और वो उसमें शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि कल तक की जो खबरें थी हमें ये था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चले जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, लेकिन अचानक जो दौरा मनसूख हुआ है, अभी तक की जो ऑफिशियल खबरें हैं उसकी बिहाइंड द सीन यही स्टोरी चल रही है कि कुछ ऐसे दफ्तरी या कुछ ऐसे सरकारी मामलात पीछे हैं कि जिनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को रुकना पड़ रहा है। बाकी आप खुद बेहतर जानते हैं कि जब ऐसे अवामी होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि यहाँ पर सांस भी बड़ी सोच समझ के लिया जाता है। जी ठीक है, तो आप बाकी बातों में खुद मेरे से ज़्यादा समझदार जी हैं। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ। मैं रख साहब, मैं आपसे पहले मैं ज़रा जो इलियास मजीद शेख साहब उनके पास जाऊँगा। इलियास शेख मजीद साहब, ये तो दुरुस्त है कि वहाँ पे पहले तो जो ये साइनिंग जो सरमनी सी ये हो रही थी पहले जिनेवा में, फिर वेन्यू चेंज हुआ कि नहीं स्विट्ज़रलैंड में होगी, फिर बिल्कुल ये ख़त्म होगी। इसमें नो डाउट कि एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट्स जो है ना एक बन गया, तारीख़ में याद रखा जाएगा, जिसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो माशाअल्लाह इतना बेहतरीन रोल है सफारतकारी में, मेरा ख्याल इसकी नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। यानी पाकिस्तान के इससे इमेज बहुत बड़ा है। बिल्कुल ये क्रेडिट हम आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे। मगर क्या मेरा सवाल ये है कि क्या जो इस चूँकि 14 पॉइंट जो है मैंने अपने इंट्रो में ये अर्ज़ किया है कि क्या लेबनान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है कि इसराइल जो है ना वो जंग बंदी से बाज नहीं आ रहा, क्या ये वजह तो नहीं बनी? दूसरा नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे मौजू में बात होने का मौका मिला है। जो इज़्ज़त होती ना इंसान की, वो कह लें कि आप पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिल चुकी है इस वक्त खरबों डॉलर इस्तेमाल दे के भी नहीं मिलती। सही है। ये 200 मुल्कों में पाकिस्तान एक हीरो की तरह उभरा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं आ रही। हर बंदा टीवी देखना एलर्जी हो गया था, यार ये क्या हो रहा है, सुबह कुछ शाम को दोपहर को कुछ, लेकिन ये लगे रहे हैं। तो उसमें सारी नेशन ने, सारी दुनिया ने पाकिस्तान को सलूट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, सलूट किया है। और इसमें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का एक जो इमेज है जो हम खरबों डॉलर दे के भी नहीं ले सकते थे, अल्लाह ने हमें नवाजा है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी फ़ायदा साहब ने भी एक बात की कि चंद लोग जो टीवी में बैठ के उनको हमारी पाकिस्तान की खुशी हजम नहीं होती, इनको भी इबरत का निशान बना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज तक भी जब पाकिस्तान में कोई खुशी का मौका आता है तो फिर भी तनकीद करते हैं, और जब पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर अल्लाह करे नहीं हुई, लेकिन ये वैसे ही लुटियाँ डाल रहे हैं। इनको देखें 4-5 एंकर हैं, अपने व्यूज़ लेने के लिए इनके, कहते मैं नाम ही ले सकता हूँ कि व्यूज़ लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इनको कोई ख्याल, कोई शर्म नहीं होना चाहिए। आज भी मैं एक कल सुन रहा था एक टीवी वाले का, मैं कि जी ये तो कतल नहीं कराई सुलह, और यार कुछ शर्म करो, हमें तुम्हें कोई ठेका लिया हुआ है कि हर बात में तुमने नुक्स निकालने हैं, पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, तुम बीच में अपनी एक बात लेके आ जाते हो
के ऊपर हेडिंग दे देते जी असल मसला क्या है। लेकिन शेख साहब पॉजिटिव जो है ना तनकीद वो होनी चाहिए, उससे अदारों की सिमत दुरुस्त रहती है। एग्री इसमें क्या तनकीद बनती है जी। या हमारे लोग कोई आके टीवी बोले कि जी हमारे में सालसी को कत्ल ले गया, ये तो किया कोई नहीं है, इनकी बात नहीं मानी गई। इन लोगों को क्या विजन क्या क्या कि इन्होंने किया है, इन लोगों को हमारे इतना हमने चाहिए ऐसे मोहब्बे वतन हमें इनका घेरा तंग कर देना चाहिए और फिर इनको ताकि ये मुंह बना के घर बैठ जाए या इनको पता लगे कि हम किस कौम को छेड़ रहे हैं। क्या हमारा इमेज बना है, अल्लाह ताला ने हमें तीसरी दफ़ा जब पाकिस्तान बना उसके बाद हम एटमी कुव्वत बने, आज हमारा इमेज हुआ है। इमेज इतना हमारा खराब हो चुका था दुनिया में कि हम कई बात करते थे ऐसे पाकिस्तानी, जब हम इमिग्रेशन में जाते थे इमिग्रेशन में तो साइड पे कहते पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। आज हम बेहतर हुए हैं, आज पूरी दुनिया में पता लगा कि पाकिस्तान एक बेहतर काम भी कर सकता है। ये सारी लीडरशिप की वजह है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, रात दिन काम करते रहे हैं। और उन लोगों को, इन लोगों को मैं तो यहाँ प्रपोजल दूंगा इनके पासपोर्ट ही कैंसिल कर दे जो अभी भी तनकीद कर रहे हैं। ये मुहब्बे वतन नहीं है, ये असल गद्दार ये है, असल ये लोग हैं जो इनको हमारी खुशी, इस बंदे को घर का बंदा हो, फैमिली तरक्की करे, उसको अगर खुशी नहीं होती बंदे को तो क्या मकसद है? फिर मकसद वो फैमिली के साथ सिंसियर नहीं है। सर नाराजगियां होती है शेख साहब, ये नाराजगी है उनको, ऐसी ये नाराजगी है। देखे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना सर, आप उसको उस पे जो है ना उसका गला नहीं घोंट सकते। अच्छा मैं आप मेरा एक और, मैं इस डॉक्टर साहब मैं आपके और बाद में आऊँगा चूँकि आपने दोनों जो पैनलिस्ट उनकी बात सुन के फिर अपना थीसिस देना है। मैं शेख साहब मेरी इतनी गुजारिश है कि इस नो डाउट कि ये जो जंग थी ना ईरान अमेरिका, इसने पूरी दुनिया की जो मईशत है ना उसको बिल्कुल शैटर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से पेट्रोल आज आसमान पर बातें कर रहा है, नीचे आ गया। लेकिन अब नीचे आ गया। अभी मैं देख रहा था CNN, उसमें ये कह रहे थे कि 71 जो है ना वो डॉलर पे क्राउड अमेरिकन क्रूड ऑयल आए गए। तो क्या आप समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत भी उसी कीमत पे पेट्रोल को वापस रिवर्स करेगी? मैं कहता हूँ कि इस वक्त माशी तौर पर पाकिस्तान में इंकलाब बर्पा होगा। वजह यह है कि बहुत सारी पाबंदियाँ थी ईरान के ऊपर लगी हुई थी। हम गैस कहाँ से ले रहे हैं, हमारा हमसे ऐसे मिलेगी। जो गैस पाइपलाइन जगह आइडिया आज से 20 साल 25 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है वो शुरू हो जाएगा। पाइपलाइन भी बिछी हुई है। जी आपने ऐसा उन्होंने कुछ कहा, पाइपलाइन उधर बिछानी अभी, और आपने बिछा, उन्होंने बिछा दिया, उन्होंने बिछा आज से रखी हुई ईरान ने। वो तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाह रहे थे कि हमारे पर हमने एग्रीमेंट किया, पूरा क्यों नहीं करे? लेकिन सेक्शन है ना, अब आप अमेरिका तेल लेने देगा या गैस? इंशाल्लाह क्यों नहीं लेने देगा। अच्छा, फिर पीछे क्या रह गया? अभी क्यों नहीं इंशाल्लाह होगा। हमारी देखें, हमारा इस वक्त कभी वो वक्त भी था कि अमेरिका का सदर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद का एक फ़ोन नहीं किया था। आज सुबह पाकिस्तान में अमेरिकन सदर एक दिन में एक दफ़ा जिक्र जरूर करता है पाकिस्तान का, ये छोटी बात है। अच्छा बाद हम उसी तरफ आते हैं। माशी तौर पर इस वक्त इंकलाब बर्पा होगा। ईरान के साथ जो बॉटम सिस्टम के साथ तजारत शुरू होगी, इसमें इंकलाब आएगा। CPEC एक नया जन्म लेगा। हम एक पाकिस्तान को एक इज्जत जो मिली है उसमें पाकिस्तान चूँकि बेहतरीन आर्मी 5वें नंबर की, पहले 7वें नंबर थी, अब वो 5वें नंबर पे आ गई, तो उनको बाकी कतर मैं उसे नंबर मुझे कि यहाँ जो इस वक्त जो साया इनको मिलेगा, जैसे सऊदी अरब ने समझौता किया, हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, कतर भी कर रहा है, तुर्की के साथ मिलके एक नवी को उभरेगी जिसकी हाल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तो मैं आता हूँ दोबारा, मैं जरा डॉक्टर साहब तारीख में क़ायद-ए-आज़म 14 निकात पेश हुए। क़ायद-ए-आज़म से पहले 10 जनवरी 1918 को वुडरो विल्सन जो अमेरिकन सदर था, उसने भी पहली जंग अजीम में आपने 14 निकात पेश की। उसमें भी उसके जो भी तकरीबन ये जंग वार के कंसर्न वो सारे थे कि लीग ऑफ नेशन का भी क्याम उसी 14 पॉइंट में था, और उसी में जो रशिया की आज़ादी की बात भी की थी, और बहुत सारे मामला थे। आप चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने 14 पॉइंट जो पेश किए, आप इन दोनों इनके बारे में जो ज़रा हमें तफसील से बताएं। देखिए जी, आज पहली दफ़ा मुझे आपके प्रोग्राम में अपनी कमबैगी का एहसास हो रहा है। फ़ैज़ा बुखारी साहब और शेख इलियास साहब जैसे दानिश्वरों ने अभी जो इस बैनुल-अक़वामी MOU पे गुफ्तगू फरमाई है, इस पे मैं अपने आप को तो बिल्कुल तिफ़्ल मकतब समझता हूँ
ऐसे हमने ये तो सब थोड़ी ग्रेटनेस है। PhD की, हमने पोस्ट डॉक्टरेट बार करते फिरते रहे। आज का मौजू आपको होना चाहिए था कि इस MOU के, इस मुआहदे के पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की हैसियत पर क्या असरात मुरतब हुए। मैं ये समझा था कि आज आपका मौजू ये MOU है। जी, पाकिस्तान क्या है, कतर क्या है, अमेरिका क्या है, ईरान क्या है, हमें देखना ये है कि ये 14 नकात अमेरिका ने नहीं पेश किए, न ईरान ने पेश किए। ये दोनों तरफ से मुश्तरका तौर पर दो अफराद ने जो नुमाइंदगी करते थे कतर के, उन्होंने इन दोनों की कंसेंट से एक MOU तैयार किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जी, जिसकी मुद्दत उन्होंने 60 दिन की रखी है कि ये जब अगर 60 दिन तक इन पर अमल दरामद होता है तो इसे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है UNO का, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बना दिया जाए, और उसका हिस्सा बना दिया जाए तो फिर उसके बाद मुआहदा तय एंडोर्समेंट होगी जब इन सारे पॉइंट्स पे उस पर एंडोर्समेंट कराई जाए। जी जी इसमें से पहला जो नुक्ता है वो है जंग बंदी का। जी बिल्कुल, जंग बंदी हो, कंप्लीट जंग बंदी, कंप्लीट जंग बंदी हो, जिसमें माजरत नाल मैं सवाल इंटरप्शन की माफी चाहता हूँ, इसमें लेबनान और इसराइल की जंग तो भी है। जिक्र किया है ना। अच्छा ठीक है, आप उसके पहले वो उसको पढ़ें, उसमें लेबनान का बाकायदा जिक्र किया हुआ है। अच्छा, कि लेबनान में और उस जगह पे जंग बंदी होगी। जबकि इस MOU की सिग्नेचर के 2 घंटे बाद उसने फिर लेबनान पे इसराइल ने हमला किया। अच्छा, आज जी, अच्छा, उसके बाद फायदा से भी इसराइल का, Continue। आज का एक इसराइल का एक मशहूर अखबार है हारिस। अच्छा, हारिस ने आज जो लिखा है, उसने अपने आज एडिटोरियल में और उसने अपने जो मज़ामीन है उसमें ये लिखा है कि अमेरिका में ग्रेजुअली हमारी एक वैल्यू कम हुई है, अमेरिका के लोगों में इसराइल की बहुत वैल्यू कम हुई है इसमें, और इस मुआहदे में ख़ास तौर पर हम डिग्रेड हो रहे हैं और ये मुआहदा नहीं होना चाहिए था। ये हारिस का आज का पढ़ लें, और उसमें वो लिखता है कि पहली दफ़ा वहाँ लॉबिंग के लिए हमें $40 मिलियन खर्च करना पड़ा है, जबकि पहले अमरीकी खुद हमारे लिए पैसे खर्च करते थे, और हमें इन्होंने ये डबोरे हम इस ये MOU के लिए कहते हैं हमने 40 MOU नहीं, वो कहते हैं कि इस लॉबिंग के लिए पहली दफ़ा इस जंग के हवाले से हमें अपनी लॉबिंग के लिए $40 मिलियन खर्च करना पड़ा। आज का हारिस अखबार जो है उसमें लिखा हुआ है। अच्छा। उसी तरह से बहुत से दुनिया में सैकड़ों व्लॉग हो रहे हैं इसके ऊपर, लोग अपने अपनी राय और चीज़ें पेश कर रहे हैं कि किस तरह से है। तो उस के बाद दूसरी जो चीज़ है कि ईरान को अगर वहाँ के मुज्तबा खामनाई की स्टेटमेंट देखी जाए तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने जो ये मुआहदा किया ये बेहतर होगा, लेकिन हमारे फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, अभी जी उनका आज का उनका बयान है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये रिकॉर्ड भी ईरान में से आ चुके हैं, और ईरान में थोड़े से मुजाहरे भी हुए हैं कि हमारे लोग मरे हैं। अब ये कुछ जश्न की चीज़ नहीं है। जिन लोगों के देखो दो एक तरफ कत्ल होते हैं, दोनों तरफ से जब कत्ल हो जाते हैं और उस तरफ से जब सुलह होती है तो सुलह करने वाले जश्न नहीं मना रहे होते, वो बड़े आंसुओं के साथ और बड़े उनको अपनी तकलीफ के साथ वो सुलह कर रहे होते हैं। ईरान में जैसे बच्चियों को मार दिया गया, जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी हुई, शहरों में बम लगे। अब वो कहते हैं कि अभी ओवरऑल तो पूरी दुनिया ये कह रही है, इसराइल भी कह रहा है कि मुआहदा ईरान के हक़ में है। ईरान ने तो इसमें बहुत कुछ गेन कर लिया। मतलब हमारे नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे क्लिंटन ने फ़ोन किया था कि अगर आप एटमी धमाका ना करें तो हम आपको $5 अरब देंगे। अब यहाँ पे ईरान को उन्होंने $400 अरब दिए। 120 अरब डॉलर उनके अपने फ्रीज हुए थे और 300 अरब डॉलर उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनका ले लें। अच्छा। और जबकि खामनेई का फतवा मौजूद है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, उनको पहले ऐलान किया कि हमने एटम बम नहीं बनाना। जब बुखारी साहब नया आयतुल्लाह आएगा तो नया फतवा नहीं जारी कर सकता। अभी तो नहीं किया ना, अभी उस पहले फतवे को सेटिस्फाइड करने इतना ईजी तो नहीं होता किसी मुजतहिद का फतवा। वहाँ पे आप समझते हैं कि उनके लिए रहबर मौज़ूम की क्या हैसियत होती है, सुप्रीम लीडर उन्होंने नहीं उसी को कायम रखा हुआ है। और उसकी अफजूदगी का जो इशू था कि उसको वो तो ईरान ने तो कुछ नहीं खोया, अमेरिका ने खोया। अब अमेरिका ये क्यों वायदा करना चाहता है, हम अब देखने वाली बात है। कितने कुछ सारा कुछ, अब इसमें यह भी है कि ईरान के पास जितने मिसाइल हैं वो रखेगा, उसका हक है अपने पास अफजूदगी उस लेवल पर तक करे। और वो ये इसराइल की जैसे समझे कि माँ मार गई। अब उसको ये बहुत दुख हो रहा है कि भाई ये सूरत हाल क्या है। अच्छा, कतर ने क्यों करवाया? कतर इसलिए कि वो स्टेक होल्डर है।
वो लोग जो जंग के दहाने पर बैठे हैं, जिनकी मुईशत तबाह होकर रह गई, जहाँ से आप के गैस नहीं तो दुनिया को कहीं जा रही, अपने हरमस से ये सारे आपको पता है कि कतर के क्रूड ऑयल के सौदे वहीं पे होते थे, पूरी दुनिया के तेल के जहाज वहाँ पे रुक गए। बिल्कुल सही है, और GCC के जितने भी कंट्रीज थे क्राइसिस के बिल्कुल एंड के ऊपर थी दुनिया, क्राइसिस के, फाइनेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल ठीक है। जंग का तो माहौल, सारे यूरोपियन मुल्कों ने जंग से तो इनकार कर दिया था, किस चीज़ों से हम यहाँ पे नहीं, लेकिन असरात उन पे भी पड़े हैं। अब इस जंग को इस अमेरिका इतना नीचे आके उसने मुआहदा क्यों किया, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी ताकत है। मैं आज भी हम समझते हैं कि अमेरिका चाहे तो मिनटों में तबाही और बर्बादी कर सकता है, उसने क्यों किया? और उसने ये कहा कि मुसलसल डायलॉग्स होंगे इसमें, उन्होंने ये भी लिखा है। फिर तो उसके बाद उन्होंने जंगी कैदियों को भी कहा कि हम तबादला करते हैं और इस पर करते हैं, और इलाकाई जो है इस्तेकाम, उसके ऊपर भी हम इसके ऊपर जो डायलॉग और दोनों तरफ से लोगों को इकट्ठा करके और मॉनिटरिंग करेंगे। अब ये 14 नुकात जो दोनों ने मुश्तरका तौर पर साइन किया, और ईरान के प्रेसिडेंट को देखे तो खुश नहीं है। अब देख, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, वो ये है कि आखिर ईरान के पीछे कुछ ताकतें तो हैं ना, कि जिन्होंने ये देखा कि अमेरिका फंस गया है, इसको फंसे रहने दो, इसको निकलने ना दो। तो क्या अमेरिका ये नहीं समझता कि मैं जो फंस गया हूँ, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरी इतनी, मैंने आराम से लीबिया में सही सारा कुछ कर लिया, इराक में सारा कुछ कर लिया, मिस्र में सारा कुछ कर लिया, मैं तो 1 सेकंड में, उसने तो अरबों को कहा कि 2 घंटे की मेरी मारो, मैं अगर हम चाहें तो आप 2 घंटे हमारे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी को गाली दे रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसने पुतिन की जब तारीफ़ की है तो क्या अमेरिका वालों को अच्छा लगा होगा? अब वो इस वक्त चीन का दौरा उसको करना पड़ा। ये सारी सूरत देखने के लिए कि हमारे साथ कोई थोड़ी सी रियायत करो, जाने दो इन चीज़ों को। अब अगर आप यानी डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं जो स्पॉन्सर थे, जिन्होंने ईरान को स्पॉन्सर किया, उसने ट्रंप ने उनका मिन्नत तरला करके ये वहां से बात पहुंची है। अब वो जो पीछे बैठे हुए हैं उस ताकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हम इसको अगर बैन-अक़वामी सतह पे, तो बाकी ये सतही बातें तो हम भी फ़ायदा बुखारी साहब, आज जैसे डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब फरमा रहे हैं कि जो स्पॉन्सर थे ईरान के, उनकी उसने मिन्नत समाजत की, और एक जो क्विक मायर था, एक दलदल थी, ट्रंप ने उसमें अपने निकालने में कामयाब हो गया। अभी मैं देख रहा था कि वो जो ज़ायनस लॉबी थी वो भी सरगर्म अमला हो गई है। उसने कहा कि हम जेफरी एप्स्टीन फाइल जो है हम उसको बिल्कुल उसको जाहिर कर रहे हैं। तो आप क्या देख रही हैं? सबसे पहले तो जी बुखारी साहब ने कहा कि शेख साहब ने और फायजा साहिबा ने जिस तरह से प्रोग्राम का मौजू तब्दील कर दिया। देखिए हमारे यहाँ पता है ऐसा ना इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम क्या है, या तो हम रिटायर नहीं होना चाहते हैं या हम किसी दूसरे को मौका नहीं देना चाहते। आई थिंक एक जो होता है ना, जिसे आप कहते हैं कि एक अच्छा जो मुआशरा होता है ना, उसकी परवरिश किस में होती है कि आप जब किसी दूसरे की पॉजिटिव बात में भी आप उससे अगर अप्रिशिएट करना सीखें, एंड आई थिंक सो कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और ये आपके को बढ़ाने का सबूत होता है। हमने तो अप्रिशिएट किया फैज़ल साहब, आपको आपको अप्रिशिएट किया जी। जहाँ तक दूसरी बात रही कि अमेरिका के हवाले से, देखिए एक बात तो आप समझ लें कि जो हमने पहले दिन भी बात की थी कि सबसे बड़ी आपकी मार कहाँ पे होती है, वो सुपर पावर कि जिसने सारी दुनिया को अपने एक रोब में रखा कि मैं एक सुपर पावर हूँ और मैं जहाँ चाहूँ कहीं भी चाहूँ दंदना के जा सकता हूँ, कहीं पर भी चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरे साथ तो जाहिर सी बात है जब पावर आपके पास होती है तो आपके साथ आपके हमायती भी शामिल हो जाते हैं। यही सिचुएशन हमने इसराइल की देखी, क्योंकि इसराइल का जिस तरह से एक सिस्टम था, साथ में अमेरिका था, तो वो तो कहीं पे भी मुंह उठा के दंदना के जा रहे थे। और जैसे भी जिक्र भी किया गया कि अभी MOU की बात हो रही है और अभी भी लबनान पे अटैक जारी है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के पॉइंट्स में ये पॉइंट शामिल है कि जब जंगबंदी होगी तो वो जनूबी लबनान के क्या बल्कि लबनान पे अटैक भी नहीं होगा, और वो हिस्सा जो जनूबी लबनान का जिस वक्त तक अटैक हो चुका हुआ है उन जगहों पे हमले को रोकना पड़ेगा। सेकेंडली अभी आप देखिए कि मिड टर्म इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है। थर्ड आप ये देखिए कि अपने ही कैबिनेट के लोग जो हैं वो बोलना शुरू हो गए थे कि इस जंग की अमेरिका को ज़रूरत क्या थी। ये जंग अमेरिका की तो थी नहीं, जिसको स्टार्ट किया गया, जिसको मुसल्लत किया गया, फिर वहाँ पे बाकायदा लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि बौखलाहट का ये लेवल था कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह में कुछ बयान दे रहे होते थे, दिन में कुछ और बयान दे रहे होते थे, शाम में कुछ और बयान दे रहे होते थे
कि इससे बड़ी बौखलाहट और उनकी क्या हो सकती है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कभी वो कहते थे कि ईरान के साथ हम सुलह करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि जी हमारे जहाज़ इतने ज़्यादा हैं, हमारे पास ये एटमी ताकत इतनी ज़्यादा है, हम इन्हें नेस्तो नबूद करके रख देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें किस बात का इशारा करती हैं कि जब एक बंदा जो स्टेबल नहीं होता, जब वो अनस्टेबल हो चुका होता है, वो इस तरह की बौखलाहट का शिकार रहता है। जबकि अपोजिट साइड पर अगर देखा जाए, देखें जिन हमायतियों की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने अलग ये नहीं कहा कि हमने ईरान की क्या क्या सपोर्ट की है या हम इस जंग में ईरान के साथ कैसे खड़े थे। इस बात में कोई शक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो चीन का दौरा भी करते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो पहले खामोशी से तमाशा देख रहे थे, जहाँ पर बाकायदा इसराइल की इन्वेस्टमेंट्स भी थी, उन्होंने जब चीखें मारना शुरू कर दी कि भाई ये हो क्या रहा है। अगर ईरान अमेरिका की बेसिस पे हमारे मुल्क में हमला कर ये बता रहा है कि मैं इनकी बेसिस को अटैक कर सकता हूँ, तो अगर हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कितना बड़ा उनको एक वो जो है धचका लगा कि उनकी जो इकॉनमी थी वो ख़राब होगी। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उनको एक बड़ा नुकसान हुआ कि लोगों ने वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालना शुरू कर दी, लोग वहाँ से निकलना शुरू हो गए, लोगों को अपन सिक्योरिटी फील शुरू होना होगी। तो ये वो सारी सिचुएशंस हैं कि जिनको अगर देखा जाए सामने, तो जिसे कतर की बात की जा रही है, ऑब्वियस ही बात है जब तलवार आपके सर पर लटक जाती है। मैंने पहले फायदा मेरा एक ज़रूरी सवाल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जेडी वैंस है, नायब सदर, जो उसने शटअप कॉल दिया इसराइल को, वाकई ये डिफेक्शन हो गई है या ये वैसे ही बस हाथी के दांत दिखाने को और खाने को? आप इस बात को देखिए कि आप एक चीज़ जिसके बारे में हम सब मिलकर तासुर कायम करते हैं कि ये बड़ी बाअसर चीज़ है जी, आप इस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक तीसरी जगह सर, एक ऐसी जगह जहाँ से कभी हमें उम्मीद ही नहीं हो सकती कि यहाँ से भी कभी कोई एक ऐसी ताकत उठेगी या कोई ऐसे लोग उठेंगे कि जो इस बाअसर चीज़ के ऊपर अटैक कर देंगे या उस बाअसर शख्सियत का जो वो एक ओरा है उसको ख़त्म करके रख देंगे। तो उस शख्सियत को या उस पावर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा होगा। और फिर आप ये कि अभी उनके सर पे एक इलेक्शन खड़ा है, उनके अपने कैबिनेट के लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आया बताएं ना, ईरान को आपको क्या खतरा था ईरान से? ईरान आप पे कौन सा अटैक करने चाह रहा था कि जो आपने ईरान पे हमला किया? फिर उसके बाद हमें मिनाब का वाकया नहीं भूलना चाहिए, 162 बच्चियों को जिस तरह से शहीद किया गया। आप फीफा में देख सकते हैं कि कैसे ईरानी टीम उतरी है, पूरी दुनिया को उन्होंने इस बात को ईरान में बावर करवा दिया है कि भाई आपने जो कर दिया है। मैं कहती हूँ इतनी अच्छी हिकमत अमली जो ईरान की तरफ से रही है, क्या वो स्टेबल लोग रहे हैं, उन्होंने इस बात को मनवा के रख दिया है। और जैसे बुखारी साहब कह रहे थे, ये तो शहीद आयतुल्लाह खमनाई कह के जा चुके हैं कि ईरान किसी भी किस्म की कोई यूरेनियम अपने पास नहीं रखेगा। और आप यकीन मानिए ये पाकिस्तान नहीं है। फायदा मुझे वक्फे के लिए, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाजरीन मैं छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। स्टे विद अस।